राहुल गांधी की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता पर राफेल को लेकर पीएम पर विवादित बयान देने का आरोप। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक संभव। 3 राज्यों में बाकी बचे उम्मीदवारों पर मंथन। राजस्थान के प्रत्याशियों के लिए सीडब्ल्यूसी की भी मीटिंग। समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता पर फैसला आज। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनाएगी अपना फैसला। 5 जजों की संविधान पीठ आज अपना फैसला सुनाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट में संजय सिंह की जमानत पर सुनवाई आज। गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई रिमांड को चुनौती। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी। पारा 6 डिग्री गिरा। राजस्थान में 2 दिन बाद सर्दी बढ़ सकती है। पंजाब हरियाणा में बारिश का अलर्ट। गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट का समय तय। 21 अक्टूबर सुबह 7 से 9 के बीच लॉन्चिंग। 4 टेस्ट फिर अनमैन्ड और मैन्ड मिशन भेजेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बड़ी खबर आपको हम गाजियाबाद से बताते हैं, जहां पर गाजियाबाद को प्रधानमंत्री मोदी देंगे बड़ी सौगात। 20 अक्टूबर को रैपिडेक्स ट्रेन की देंगे बड़ी सौगात। रैपिडेक्स ट्रेन को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। जनता को समर्पित करेंगे रैपिडेक्स ट्रेन। दिल्ली से मेरठ तक चलेगी रैपिडेक्स ट्रेन। कार्यक्रम में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। गाजियाबाद में कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं, तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर गाजियाबाद में कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं और प्रधानमंत्री गाजियाबाद को बड़ी सौगात देंगे। तो प्रधानमंत्री की ओर से बड़ी सौगात दी जाएगी। फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर, 20 अक्टूबर को रैपिडेक्स ट्रेन की बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री और रैपिडेक्स ट्रेन को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर जनता को समर्पित करेंगे रैपिडेक्स ट्रेन। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली से मेरठ तक चलेगी रैपिडेक्स ट्रेन। दिल्ली से लेकर मेरठ तक ये ट्रेन चलेगी। कार्यक्रम में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो फिलहाल यह अहम खबर, गाजियाबाद में कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। तो गाजियाबाद में कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और गाजियाबाद को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की ओर से सौंपी जाएगी। जनता को रैपिडेक्स की बड़ी सौगात देंगे। और गाजियाबाद में कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जहां पर जोरों पर कार्यक्रम की तैयारियां और गाजियाबाद को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री। 20 अक्टूबर को रैपिडेक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर मेरठ में साबुन फैक्ट्री में विस्फोट का मामला सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अफसरों को राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। घायलों के समुचित उपचार के सीएम ने निर्देश दे दिए हैं। सीएम ने घटना पर दुख भी व्यक्त किया है। मेरठ से खबर आपको बता दें, जहां पर इस पूरी घटना को लेकर सीएम की ओर से घटना पर दुख व्यक्त किया गया है। और आपको बता दें कि अब इस घटना में जांच के भी निर्देश सीएम की ओर से दे दिए गए हैं। सीएम योगी ने घटना पर दुख व्यक्त किया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मृतकों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। मेरठ में साबुन फैक्ट्री में विस्फोट का ये पूरा मामला, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त किया है और साथ ही पूरे मामले में जांच के आदेश भी मुख्यमंत्री की ओर से दे दिए गए हैं। घायलों के समुचित उपचार के भी सीएम ने निर्देश दे दिए हैं। लखनऊ से खबर, मेरठ में साबुन फैक्ट्री में विस्फोट का मामला सामने आया। यहाँ पर लगातार तो विस्फोट हुए, जिससे हड़कंप मचा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है। एक तरफ इस घटना पर दुख व्यक्त किया है, तो वहीं दूसरी ओर पूरे मामले में जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं।
तो सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, सीएम योगी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां पर सीएम योगी ने इस पूरी घटना पर दुख व्यक्त किया है। और अगली खबर आपको हम बस्ती से बताते हैं, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। पूर्व विधायक रहे अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एसपी को स्पेशल टीम बनाकर गिरफ्तार करने का आदेश कोर्ट की ओर से जारी कर दिया गया है। कोर्ट ने एसपी से कहा है कि स्पेशल टीम बनाएं और गिरफ्तारी करें। 22 साल पहले हुए अपहरण कांड मामले में अब कोर्ट का एक्शन और वारंट तामील करने और गिरफ्तार कर हाजिर करें एसपी। साफ तौर पर कोर्ट की ओर से एसपी को ये निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर वारंट तामील करने और गिरफ्तार कर हाजिर करने की बात कही गई है। और चर्चित मधुमिता हत्याकांड में हाल ही में आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक 22 साल से फरार है अमरमणि त्रिपाठी और कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमरमणि सहित 2 अन्य नैनिश शर्मा और शिवम के खिलाफ वारंट की बात सामने आई। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की आम खबर बस्ती से पूर्व विधायक रहे अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो पूर्व विधायक रहे अमरमणि त्रिपाठी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। अब कोर्ट का एक्शन सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, पूरे मामले में अब कोर्ट का एक्शन सामने आया। और चर्चित मधुमिता हत्याकांड से जुड़ी ये पूरी जानकारी आपको हम बता दें। 22 साल से फरार है अमरमणि त्रिपाठी, कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, लेकिन अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ने की बात सामने आ रही है। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की आम खबर बस्ती से खबर, एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से जारी किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। अगली खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां पर हाईकोर्ट में संजय सिंह की जमानत पर सुनवाई आज। गिरफ्तारी ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई रिमांड। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। रिमांड दिए जाने की बात सामने आई है और ट्रायल कोर्ट की ओर से रिमांड को दी गई चुनौती। जमानत अर्जी पर सुबह 11:30 बजे सुनवाई होगी। जमानत अर्जी पर सुबह 11:30 बजे होगी सुनवाई। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में है संजय सिंह। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, हाईकोर्ट में संजय सिंह की जमानत पर आज होगी सुनवाई। तो संजय सिंह की जमानत पर आज सुनवाई होगी। गिरफ्तारी ट्रायल कोर्ट की ओर से चुनौती दिए जाने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके। प्रवेश, जमानत अर्जी पर आज सुनवाई है, कितनी जानकारी है आपके पास पूरी? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 4 अक्टूबर को संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद 2 तारीखों पर जो है लगातार उनकी जो है कस्टडी मांगी गई। और अब जो है मैं आपको बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट का रुख संजय सिंह की टीम ने पिछले 22 अक्टूबर को 22 तारीख को कर दिया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट ने साफ तौर पर ये बोला था कि ईडी को समन कर ये पूछा गया था कि आपने जो गिरफ्तारी की है उसके लिए आपके पास क्या साक्ष्य हैं वो पेश करें, जिसको लेकर आज की तारीख में जो है ईडी जो है पूरी तरीके से हाई कोर्ट को ये कहें कि उनको सारे साक्ष्य बताएगी, कोर्ट के सामने सारी बातों को रखेगी, जिसके बाद
जो है कोर्ट आज हो सकता है कि फैसले को सुरक्षित कर ले। जी बिल्कुल, संजय सिंह की जमानत पर आज सुनवाई होगी। देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं पर एक्शन हुआ, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा भी था कि ये एक्शन जो है वो किस भावना के साथ किया जा रहा है। संजय सिंह की ही बात कर लें तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कई तरह की बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि भाई मोदी जी डर रहे हैं, ये उनका अन्याय है। क्या लगता है, आज क्या राहत मिल सकती है संजय सिंह को, या अभी मुश्किलें बरकरार रहने वाली हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लगातार 3 तारीखें संजय सिंह की राजबंदी कोर्ट में निकल गई है, जिसमें उन्होंने तीनों बार प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है, कटाक्ष किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि मुझे फंसाया जा रहा है और ये सारा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी की ओर से रचा जा रहा है। ये बातें वो लगातार हर तारीख पर जब भी वो आ रहे हैं मीडिया के सामने जरूर बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी हाई कोर्ट ने पिछली तारीख पे जो है ईडी को समन जारी कर साफ तौर पर उनसे स्टेटस मांगा है कि आपने जो इनको गिरफ्तार किया है उसको लेकर जो है साक्ष्य पेश कीजिए। उसी को लेकर आज ईडी ने जो जो साक्ष्य उनके सामने रखने हैं वो सबसे बड़ी बात होगी। और मैं आपको बता दूं कि ईडी ने विवेक त्यागी और सर्वेश मिश्रा दोनों को आमना सामना कराकर जो है संजय सिंह से पूछताछ की है। लगातार जो है चर्चा का विषय यही बना हुआ है। बताया जा रहा है कि सर्वेश सिंह ने जो है जब से सरकारी गवाह बनना तय किया था उसके बाद से इनकी जो है संजय सिंह पे जो है थोड़ा सा शिकंजा ईडी ने कसा। और सबसे ज्यादा दिक्कत या परेशानी बात करें तो वो यही सामने आ रही है कि 87 लाख रुपए का जो है पार्टी फंड लिया गया था, और उसी फंड की जो हेरा फेरी है बात करें, वो फंड जिस तरीके से आया था उसी को लेकर ईडी ने जनवरी के महीने में संजय सिंह का नाम अपनी चार्जशीट में लिखा था। उसके बाद जांच करते करते ये आज संजय सिंह तक पहुंच गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी कोर्ट ये देखेगा कि जो ईडी साक्ष्य रखेगी वो कितने दमदार है, या बात करें कितना उचित है उनको लेकर गिरफ्तारी को करना, उस पर कोर्ट जो है संज्ञान लेगा। और उसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि आगे उनको क्या करना है। जी बिल्कुल, यानी कोर्ट की ओर से तय किया जाएगा और कोर्ट क्या कुछ एक्शन लेता है, कितनी सुनवाई के बाद राहत मिलती है या फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इस पर नजर बनाए रखेगा। जो भी अपडेट हो हमारे दर्शकों तक पहुंचाएगा। लेकिन देखिए, जिस तरीके से पूरे मामले में अब रिमांड की बात करें तो एक लंबा वक्त हो चुका है, लगभग कई सारी चीजें पूछताछ के दौरान जो होनी चाहिए थी वो हो चुकी हैं। क्या आज जो ईडी है वो और ज्यादा रिमांड को बढ़ाने के लिए भी अपनी बात कोर्ट में कह सकती है? प्रवेश, देखिए मैं आपको बता दूं कि ईडी का जो ट्रायल चल रहा है या पूरा मामला चल रहा है वो राजबंदी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन आप जो 11:30 बजे सुनवाई होनी है वो दिल्ली हाई कोर्ट में होनी है। और मामला जो है अपर कोर्ट में जाने का जो है सीधा सीधा संजय सिंह की लीगल टीम का है। वो ये है कि उनको किसी भी तरीके से जमानत मिल जाए, और जमानत को लेकर उन्होंने उच्च थोड़ा सा अपर न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर उम्मीद की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं संजय सिंह को राहत मिल जाए और उनको जमानत मिल जाए। और यही वजह है कि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरा जो ट्रायल है ईडी का वो राजबंदी कोर्ट में चल रहा है। वहां की जो मामला है वो 27 अक्टूबर को होना है। लेकिन जमानत की बात अपर कोर्ट में डालकर आम आदमी पार्टी की तरफ से या बात करें संजय सिंह की लीगल टीम की तरफ से कोशिश की गई है, पहल की गई है कि कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी राहत मिल जाए। जी बिल्कुल, यानी साफ तौर पर थोड़ी सी राहत का इंतजार है संजय सिंह को भी। लेकिन कोर्ट की ओर से आज की सुनवाई में क्या सामने आता है देखना होगा। शुक्रिया आपका प्रवेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज सुबह 11:30 बजे बताया जा रहा है सुनवाई हो सकती है और जमानत अर्जी को लेकर सुनवाई होगी, गिरफ्तारी, ट्रायल कोर्ट और इन सभी चीजों को लेकर अहम चीजें सामने आई हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर संजय सिंह को आज राहत मिलेगी या उनकी मुश्किलें बरकरार रहेंगी, इस पर हम आपको अपडेट देंगे। गिरफ्तारी ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई थी रिमांड को चुनौती, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर आपको बता दें कि जमानत अर्जी पर आज सुबह 11:30 बजे यानी अब से थोड़ी ही देर में सुनवाई होने की बात सामने आई है। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर पूरे प्रदेश में बदला है मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ कई जिलों में बारिश, झमाझम बारिश ने बढ़ा दी है मौसम में ठंड। शहरवासियों को गर्मी से राहत मिली है। किसानों के लिए ये बेमौसम बरसात आफत बनकर आई है। खेतों में खड़ी फसल को नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग ने अनुमान जारी कर दिया है। कई जिलों में गरज और चमक के साथ बारिश की बात कही गई है। शहरवासियों को गर्मी से एक तरफ जहां राहत मिल सकती है तो वहीं दूसरी ओर ये बेमौसम बरसात किसानों के लिए आफत बन सकती है। किसानों की खड़ी फसल के लिए बड़ी नुकसानदायक ये बरसात मानी जा रही है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, यह अहम खबर, जहां पर किसानों के लिए बरसात नुकसानदायक साबित होने वाली है क्योंकि उनकी खड़ी फसल को बड़ा नुकसान हो सकता है और मौसम विभाग ने अनुमान जारी कर दिया है। तो मौसम विभाग की ओर से अनुमान जारी कर दिया गया है। कई जिलों में गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है।
और इस बारिश से किसानों का बड़ा नुकसान होने की बात कही जा रही है। तो इस बरसात से किसानों का बड़ा नुकसान होने वाला है और फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ में हमारे संवाददाता आरपी सिंह जुड़ चुके हैं और अरमान आसिफ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लखनऊ से। आरपी का पहले रुख कर लेते हैं। आरपी, अयोध्या से आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आरपी, अयोध्या में बरसात को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि मौसम विभाग ने तो बरसात को लेकर अंदेशा जताया है। जी गरिमा जी, बताना चाहेंगे कल शाम को ही बारिश और तूफान इतना तेज था कि किसानों की फसल भी गिर गई, यहाँ का जितने पंडाल थे वो गिर गए हैं। प्रशासन जो है यहाँ पे जुटा हुआ है उसको सुधारने के लिए, क्योंकि 4 हनुमानगढ़ी पे जो पंडाल था वो गिर गया है, नाका पे जो पंडाल था वो गिर गया। कहीं ना कहीं तूफान इतना तेज था कि फसलों का तो नुकसान हुआ ही है। यहाँ आम जनमानव में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पंडाल जितने चीजें हैं उसका भी लोगों का थोड़ा डाउन हुआ, क्योंकि यहाँ पे जितने पंडाल थे दुर्गा पूजा के वो गिर गए थे। तो प्रशासन उसको जो है फिर से बनवाने में जुटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ तूफान बहुत तेज था और बारिश बहुत हुई है। जी ठीक है, अरमान के पास जाएंगे। अरमान, देखिए तूफान और बरसात जो है वो अलग अलग शहरों में देखने को मिल रही है, अलग अलग जगहों पर हमने देखा अपडेट सामने आया है, लेकिन लखनऊ में कितनी बरसात हो रही है? इस बेमौसम बरसात से बताया जा रहा है किसानों के लिए ये बरसात आफत बन सकती है, क्योंकि उनकी जो फसल है जो खेतों में अब लगभग कटने पर आ गई थी वो गिर जाएगी। तो किसानों के लिए ये बेमौसम बरसात काल बन जाएगी। अरमान, अरमान अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आइए फ्रेम पे। अरमान, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। तो अरमान तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आरपी के पास एक बार फिर से चलते हैं। आरपी, देखिए आपने कहा कि लगातार बरसात हो रही है, लेकिन किसानों के लिए इस बरसात के बड़े नुकसान हैं, क्योंकि किसानों की फसल कटान पर है और ऐसे में बरसात इस फसल को बर्बाद कर सकती है। यानी इस बरसात ने किसानों के माथे पर लकीरें ला दी हैं चिंता की। जी गरिमा जी, आपको बताना चाहेंगे चाहे धान की फसल हो भी और जितनी फसल है वो जो गिर जाने के बाद वो भी काफी नुकसान हो जाता है। कुछ फसलें पक गई हैं, कुछ पकी नहीं है, तो उनमें काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसान का मनोबल जो है टूट जाता है और जितनी मेहनत है उसका इसी समय है, क्योंकि वो तैयार हो रही है। अगर कहीं ना कहीं गिर जाने के बाद फसलों को काफी नुकसान होता है, किसानों का मनोबल जो है बहुत तेजी से घट जाता है, क्योंकि पूरी मेहनत किसान करता है। अब जब फसल काटने का समय आ चुका है तब तूफान और पानी आता है, तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल बहुत डाउन होता है और नुकसान बहुत तगड़ा। तो यहाँ पे बारिश और तूफान इतना तेज था कि फसलों का नुकसान भी बहुत तगड़ा किया। यहाँ के किसान जो है काफी दुखी है और जो चीजें हैं यहाँ की। जी बिल्कुल। और देखिए आरपी, किसानों के लिए ये बरसात बहुत परेशान कर देने वाली है, लेकिन दूसरी ओर शहरवासी खुश हैं, क्योंकि उनको इस भीषण गर्मी से निजात मिल गई है। मौसम में बदलाव हुआ है और हल्की ठंड भी शुरू हो चुकी है। जी गरिमा जी, लेकिन किसान तो कह रहा हूँ पूरे भारत की रीढ़ की हड्डी है, कहीं ना कहीं उनको नुकसान होता है तो पूरे फसल पे नुकसान जाएगा और खाने पीने की महंगाई भी बढ़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं उसका है। लेकिन कह रहा हूँ जो गर्मी है तो राहत थोड़ा मिल रही है, लेकिन किसानों का काफी नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, किसानों के लिए मौसम जो है वो परेशान कर देने वाला है। बेमौसम बरसात से परेशान है किसान। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आरपी, आम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यह आम खबर जहां पर किसानों के लिए बेमौसम बरसात आफत बन गई है और किसान परेशान नजर आ रहा है। किसान के माथे पर चिंता की लकीरें इस बरसात ने ला दी हैं और पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। तेज हवाओं के साथ जिलों में बरसात देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट है इस बरसात को लेकर। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम जानकारी आपको बता दें जहां पर किसानों के लिए आफत बनी है बेमौसम बरसात। तो लखनऊ से यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें जहां पर किसानों के लिए आफत बन गई ये बेमौसम बरसात। तेज हवाओं के साथ जिलों में बरसात देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों पर बारिश हो रही है, जिसके चलते लोग एक तरफ खुश हैं क्योंकि कुछ लोगों को गर्मी से निजात मिली है, लेकिन किसान परेशान है क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो सकती है।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ का 21 अक्टूबर को अयोध्या का दौरा है और विकास की परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पर चर्चा करेंगे। दीपोत्सव को लेकर तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। तो सीएम योगी आदित्यनाथ 21 अक्टूबर को अयोध्या का दौरा करेंगे। अहम जानकारी आपको बता दें, 21 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचेंगे और सभी तैयारियों की जानकारी लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यह अहम खबर आपको हम बता दें, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पर चर्चा भी करेंगे। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी, दीपोत्सव को लेकर तैयारियों पर चर्चा करेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ का 21 अक्टूबर को अयोध्या का दौरा है। तो 21 अक्टूबर को अयोध्या का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकास की परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। और दीपोत्सव को लेकर तैयारियों का जायजा लेंगे। तो दीपोत्सव को लेकर तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और यह अहम खबर आपको बता दें, फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का 21 अक्टूबर को दौरा होगा। फिलहाल यह अहम खबर आपको बता दें, विकास की परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। तो विकास की परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर 5 राज्यों में चुनाव को लेकर मायावती सक्रिय हो गई हैं। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पर मायावती का फोकस होगा। कई राज्यों में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। राजस्थान में 20 अक्टूबर तक चुनावी कार्यक्रम करेंगी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की आम खबर आपको बता रहे हैं और ये आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर राजस्थान में 20 अक्टूबर तक चुनावी कार्यक्रम करेंगी और 5 राज्यों में चुनाव को लेकर मायावती भी अब सक्रिय हो गई हैं। तो 5 राज्यों में चुनाव को लेकर सक्रिय मायावती। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का फोकस नजर आ रहा है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की आम खबर, जहां पर आपको बता दें कि राज्य को चुनावों को लेकर अब बीएसपी सुप्रीमो भी सतर्क हो गई हैं। और फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर यूपी सरकार निराश्रित गोवंशों के लिए चलाएगी अभियान। गोवंश के संरक्षण के लिए 2 महीने का विशेष अभियान चलाए जाने की बात सामने आई है। 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलाया जाएगा अभियान। वृहद कार्य योजना बनाकर मिशन मोड में कार्य के निर्देश। टीम 9 के अधिकारियों को मंडल आवंटित किए गए। 7 से 9 नवंबर को मंडलायुक्तों के साथ बैठक करेंगे। 75 जिलों में 21 से 23 नवंबर के बीच होगी समीक्षा। तो 75 जिलों में 21 से 23 नवंबर के बीच समीक्षा होगी। वृहद कार्य योजना को लेकर यह अहम बातें सामने आई हैं और मिशन मोड में कार्य के निर्देश दे दिए गए हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर टीम 9 के अधिकारियों को मंडल आवंटित कर दिए गए हैं। तो टीम 9 के अधिकारियों को मंडल आवंटित किए गए हैं और 7 से 9 नवंबर को मंडलायुक्तों के साथ बैठक करेंगे। तो 7 से 9 नवंबर को मंडलायुक्तों के साथ बैठक होगी। 75 जिलों में 21 से 23 नवंबर के बीच होगी समीक्षा। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से यूपी सरकार निराश्रित गोवंशों के लिए अभियान चलाएगी। तो निराश्रित गोवंशों के लिए चलाएगी यूपी सरकार अभियान। आम जानकारी, गोवंश के संरक्षण के लिए यहां पर विशेष तैयारी की बात सामने आई है। 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक अभियान चलाया जाएगा। तो 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक चलाया जाएगा अभियान और वृहद कार्य योजना बनाकर मिशन मोड में कार्य के निर्देश दे दिए गए हैं और मिशन मोड में कार्य के निर्देश करने की बात कही गई है। और यह आम जानकारी, टीम 9 के अधिकारियों को मंडल आवंटित किए गए हैं। तो टीम 9 के अधिकारियों को मंडल आवंटित कर दिए गए। 7 से 9 नवंबर को मंडलायुक्तों के साथ बैठक करेंगे। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, 75 जिलों में 21 से 23 नवंबर के बीच होगी समीक्षा।
तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर टीम 9 के अधिकारियों को मंडल आवंटित किए गए हैं। फर्रुखाबाद से अगली खबर आपको हम बता दें, जहां पर बसपा नेता का होटल जमींदोज हुआ है। जिला प्रशासन ने पोकलैंड मशीन से होटल को गिराया। पोकलैंड मशीन ने नीचे लगे पिलर को हिलाया और धरती से अलग किया। आपको बता दें, गिरती हुई बिल्डिंग कैमरे में कैद हो गई है। होटल पर 15 दिनों से चल रही थी कार्यवाही। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अवैध जमीन में बनाया गया था होटल। डीएम की ओर से बातें सामने आई हैं कि अवैध जमीन पर होटल बनाया गया था और बसपा नेता के खिलाफ 63 मुकदमे दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। और इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको हम सुनाते हैं। आज गुरुशरण होटल की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आरबीओ एक्ट के तहत संपन्न हुई है। ये कार्रवाई करीब 12 से 15 घंटे चली है। मेन इसका जो इशू था, ये नक्शे से इतर बना हुआ था और लैंड यूज इसका कब्रिस्तान था। गुरुशरणम पैलेस है, वो एक शासन के द्वारा चिन्हित राज्य स्तर की माफिया अनुपम दुबे का था। और अनुपम दुबे एक बहुत ही शातिर किस्म का और दुर्दांत अपराधी है, जिसके विरुद्ध कुल 63 मुकदमे पंजीकृत हैं और पुलिस लगातार इन पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस प्रशासन के सहयोग से अब तक कुल खरीद वैल्यू के मुताबिक इनका 91 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। इनके चक्कर में यार पूरी आई नीचे। अयोध्या से अगली खबर आपको हम बता दें, जहां पर तूफान से मां दुर्गा का पूजा पंडाल गिरा है। हनुमानगढ़ स्थित मां दुर्गा का पूजा पंडाल गिरा और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। नाका जाने वाला रास्ता एक तरफ किया गया बंद। मौके पर सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद हैं। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तो यह अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर हनुमानगढ़ स्थित मां दुर्गा का पूजा पंडाल गिरा है। तो हनुमानगढ़ स्थित मां दुर्गा का पूजा पंडाल गिरा। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और नाका जाने वाला रास्ता एक तरफ किया गया बंद। तो नाका जाने वाला रास्ता एक तरफ बंद किया गया है। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। तो अयोध्या से खबर, जहां पर पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद, नाका जाने वाला रास्ता एक तरफ बंद किया गया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद हैं। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तो किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अयोध्या से खबर है, तूफान से मां दुर्गा का पूजा पंडाल गिरा है। तो तूफान से मां दुर्गा का पूजा पंडाल गिरा। हनुमानगढ़ स्थित मां दुर्गा का पूजा पंडाल गिरा है। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। अमेठी से अगली खबर है, जहां पर अज्ञात कारणों से फुटवेयर की दुकान में आग लग गई। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। पिछले 3 दिनों से दुकान बंद थी। क्षेत्र के कस्बा स्थित गांधी चौक की यह घटना है। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड के सहयोग से आग पर काबू पाया गया है। भिवानी में कांग्रेस पार्टी के दबंग
भिवानी में कांग्रेस पार्टी के दबंग नेता और महेंद्रगढ़ विधानसभा से विधायक राव दाना सिंह अपने पैतृक गांव प्रहलादगढ़ भिवानी में पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी भाभी सरबती यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान 75 वर्षीय सरबती यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए अनेक राजनीतिक, सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि गांव प्रहलादगढ़ पहुंचे। महेंद्रगढ़ के विधायक एवं कांग्रेस पार्टी के दबंग नेता राव दाना सिंह ने कहा कि उनकी भाभी सरबती यादव का व्यक्तित्व साधारण रहा है। उन्होंने अपने परिवार को हमेशा एकता के सूत्र में बांध कर रखा। उन्होंने कहा कि भाई के निधन के बाद का अकेलापन वो महसूस कर रही थी। उनके निधन से उनके परिवार को ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े लोगों को भी सदमा लगा है। खबर है भिवानी से, जहां पर आत्मरक्षा व कड़े अनुशासन के लिए जाने वाले खेल कराटे के 3 दिवसीय खेल 15वें हरियाणा कराटे कप प्रतियोगिता का समापन भिवानी में बीती देर शाम को हो गया। इसमें प्रदेश के 22 जिलों से 600 कराटे खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में सोनीपत जिला प्रथम रहा और भिवानी जिले को द्वितीय स्थान मिला है। 3 दिनों तक चली प्रतियोगिता में सोनीपत के हर्ष को बेस्ट फाइटर तथा भिवानी के अमन को बेस्ट फाइटर का अवार्ड मिला। वहीं लड़कियों में हिसार की मीनाक्षी व भिवानी की अंजलि को बेस्ट फाइटर के अवार्ड से नवाजा गया। 3 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन व हरियाणा कराटे खेल संघ के संयुक्त तत्वाधान में 13 से 15 अक्टूबर के बीच किया गया। आज बिट्स इंटरनेशनल स्कूल में 3 दिवसीय हरियाणा कप कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आज इसका अंतिम दिन है। इसमें पूरे हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों के लगभग 600 के आसपास खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और इस प्रतियोगिता में जिला कराटे डो संघ भिवानी की तरफ से हर साल आयोजन करवाया जाता है। उसी कड़ी में ये आज 15वां हरियाणा कप कराटे टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में हरियाणा स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन, जो हरियाणा खेल कराटे संघ है, उसके द्वारा संबद्धता से ये प्रतियोगिता करवाई जा रही है, जिसके हरियाणा ओलंपिक संघ और हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से मान्यता प्राप्त संगठन है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं फरीदाबाद से, जहां पर जीवर एयरपोर्ट तक बन रहे ग्रीन एक्सप्रेसवे पर कट बनाने की मांग को लेकर अब बल्लभगढ़ के मोहना गांव और आसपास के इलाकों के सरपंचों और किसानों ने किसान एवं मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विभिन्न गांवों के सरपंच और पंचों का कहना था कि पिछले साल 3 मई 2022 को बल्लभगढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए मुख्यमंत्री ने सरेआम घोषणा की थी कि मोहना गांव में ग्रीन हाईवे पर कट बना कर दिया जाएगा, लेकिन अब इस कट को नोएडा की तरफ बनाने का फैसला कर दिया गया है ताकि वहां के बिल्डरों को फायदा हो सके। संघर्ष समिति ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर शनिवार तक उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो केपी एक्सप्रेस वे पर बैठकर जाम लगा देंगे। कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा। किसान मजदूर देखिए, जहां भी संघर्ष होगा और आंदोलन होगा वहां पर भारतीय किसान यूनियन की हमारी दस्तक जरूर होती है। और ये जो मोहना गांव में आज से आंदोलन शुरू हुआ है, अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ है, हम इसमें भारतीय किसान यूनियन की ओर से केवल समर्थन करने नहीं आए, इनका कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देने के लिए आए हैं।
देखो जी, धरने का दूसरा दिन है, कल धरना रखा था, ये बिल्कुल बात आपकी वाजिब है, परंतु सरकार अभी कृष्णपाल जी तो अपने आप को जिस दिन से हमने धरना धरा है और मोहना गांव की सरदारी की, इलाके की सरदारी की जब इंसल्ट करी है, उस दिन से अस्पताल चले गए। और नैनपाल जी ने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री जी से बात करके और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस सरदारी को टाइम दिलाऊंगा 5-10 आदमियों को, और जब इसकी बात कराएंगे, कट बनवाएंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया है नैनपाल जी रावत जी ने। ये हमारी जो धरना स्थल पर मांगे हुई हैं, ये हमारे 1-1.5 साल पहले सीएम साहब ने पनहेड़ा में खडेसरे बाबा की कथा में जब सीएम साहब आए थे तो यहाँ कट मंजूर किया था मोहना में। ठीक है, अब हमें पता लगा है कि कट मोहना में ना होकर अन्यथा कहीं जा रहा है, तो अब हमारे समस्त इलाके के किसान और सारा इलाका इकट्ठे होकर कट की मांग कर रहे हैं, और जब तक मांग रहेगी हमारी, जब तक हमारा कट मंजूर नहीं होगा। कोई सरकार की ओर से तो कोई आश्वासन नहीं मिला, जब तक कट नहीं बनेगा यहाँ बैठे रहेंगे। और आने वाले इतवार के सरकार नहीं मानती है, शनिवार तक नहीं मानती है, तो इतवार को हम जो काम चल रहा है उसको बंद करा देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज फरीदाबाद के दौरे पर हैं, जहां पर वो ग्रीवेंस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे और कमेटी की बैठक में 13 मामलों को शामिल किया गया है, जिनमें से 3 पुराने जबकि 10 मामले नए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन सभी मामलों को सुनकर मौके पर ही इनका समाधान करेंगे। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में आप अपनी शिकायतों को कैसे उठा सकते हैं। आखिर कौन से मामले हैं जो ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में शामिल होते हैं। जिला उपायुक्त विक्रम यादव ने कहा कि ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में ऐसे मामलों को शामिल किया जाता है जो मामले काफी समय से लंबित चले आ रहे हो और संबंधित विभागों में शिकायत करने के बाद भी उनका समाधान न निकला हो। या फिर सीएम विंडो से लेते हैं, परंतु इसमें अब क्या सीएम सर ने जैसे एक बार बीच में कहा है कि जैसे कि फरीदाबाद में ग्रीवेंस की मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी अध्यक्षता करेंगे, तो सुबह 9:30 बजे से मीटिंग शुरू होगी। इसमें 13 मामले अब की बार रखे हैं हमने, जिसमें से 3 पुराने मामले हैं और साथ ही 10 नए मामले हैं, या फिर किसी में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो मामले भी अब की बार उन 10 में एडेड है। कि हर जिले में एक कंसर्न मंत्री ग्रीवेंस की मीटिंग वहां पे जाके लेते हैं। फरीदाबाद में माननीय मुख्यमंत्री जी लेते हैं। तो इसमें जिसकी भी अगर शिकायत है तो वो काफी टाइम से चल रही है या काफी लोगों को अफेक्ट कर रही है, या चाहे पर्सनल एक लेवल पे काफी टाइम से उसका निवारण नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग हमारे पास आ सकते हैं। डीसी ऑफिस में आ जाएं, मुझे दे दें या सीटीएम ऑफिस में दे दें, तो वो अपनी ग्रीवेंसेस यहाँ पे दे सकते हैं। तो उसमें से जो भी ग्रीवेंसेस का नंबर आता है तो वो हम सीएम साहब के सामने रखते हैं। और अब से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रदेश के छात्र छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा देने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके चलते दुनिया के 160 देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा देने के लिए जाने जाने वाले इंटरनेशनल बैकलॉरिएट बोर्ड स्विट्जरलैंड से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एक MOU साइन कर रहा है। इसके बाद इंटरनेशनल बैकलॉरिएट IB हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यापकों को समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण देगा तथा IB बोर्ड के पाठ्यक्रम को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल करेगा, जिससे हरियाणा के छात्र छात्राओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा उन्हें मिल सके। ये शिक्षा नई शिक्षा नीति 2021 को समाहित करते हुए होगी। उन्होंने ये भी कहा कि IB बोर्ड 55 सालों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा देने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। खबर है पखांजूर से, जहां पर मरोड़ा के जंगल में अज्ञात महिला की सड़ी गली लाश मिली है। प्रथम दृष्टि से देखने पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को पखांजूर में पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर है बिलासपुर से, जहां पर विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के पालन कराने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। चेकिंग के दौरान सरकंडा थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में श्रीपत रोड बहतराई चौक में एक निजी वाहन से 8 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। वाहन चालक के रुपयों को लेकर कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाने पर पुलिस ने 8 लाख रुपए जब्त कर लिए हैं।
आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों में चेकिंग की जा रही है। इसी दौरान आज सरकंडा पुलिस द्वारा सरप्राइज चेकिंग के दौरान बेहतराई चौक में सीपत रोड में एक व्यक्ति के गाड़ी की तलाशी में 8 लाख रुपए मिले और जब पुलिस द्वारा व्यक्ति को 8 लाख रुपए के बारे में पूछा गया, उसके द्वारा कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण से पुलिस द्वारा 102 सीआरपीसी में पैसे जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कोंडागांव में चुनावी सरगर्मी तेज होते ही निर्वाचन प्रक्रिया भी चालू हो चुकी है। 20 अक्टूबर को नामांकन करने का अंतिम दिन है। कोंडागांव के विधायक मोहन मरकाम और केशकाल के विधायक संतराम नेताम कोंडागांव कलेक्ट्रेट और निर्वाचन शाखा नामांकन फॉर्म लेने पहुंचे। फॉर्म लेने के पश्चात उत्साहित दिखे दोनों ही कांग्रेसी प्रत्याशी। नामांकन लिया है और 20 तारीख को हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हम दोनों विधायक नामांकन करेंगे। और आज कोंडागांव की जनता देख रही है, 15 साल बनाम 5 साल, आज विकास देखते हैं। आज कोंडागांव की जिले की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी के हमारे सीनियर लीडरों को और हमारे क्षेत्र की आम जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि तीसरी बार मुझ पर विश्वास उन्होंने किया है। निश्चित तौर पे 2 कार्यकाल में मैंने जनता के बीच रहकर जनता की सेवा किया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है वो केशकाल विधानसभा के जो अनुरूप है वो खरा नहीं उतर पाए। खबर है बिलासपुर से, जहां पर पदोन्नति आदेश निरस्त होने के बाद भी बिलाहा बीईओ ने चहेते शिक्षकों को वेतन जारी कर दिया। मामला प्रकाश में आने के बाद लेकर जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू ने संज्ञान लेते हुए सभी बीईओ को नोटिस जारी कर पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि बिलासपुर संभाग में शिक्षकों की पदोन्नति के बाद संशोधन पदस्थापना में गड़बड़ी मिलने के बाद राज्य शासन ने संशोधन पदस्थापना को रद्द कर दिया था। साथ ही शिक्षकों को अपने अपने स्कूलों में ज्वाइन करने के आदेश भी दिए थे, जिसमें अधिकांश शिक्षकों ने ज्वाइन नहीं किया था, जबकि अन्य शिक्षकों को वेतन से वंचित रखा गया। और डीडीओ अधिकारी ने इस रवैये से शिक्षक आक्रोशित हैं। वेद प्रकाश साहू लिमतरा प्राइमरी स्कूल के प्रधान पाठक थे। पदोन्नति प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला कहरौद विकासखंड बिलाहा में की गई थी। संबंध में न्यूज़पेपर में मैं पढ़ा था, तो उस आधार पर मैंने बीओ से संपर्क किया मोबाइल के माध्यम से। तो उसने बताया कि इसका पूरा डिटेल मैं लिख के भेजूंगा ऐसा करके, और आज ही मैं स्थापना वाले अपने संबंधित बाबू को निर्देशित किया हूं कि इस प्रकार की पूरे जिला में सभी 4 ब्लॉक में ऐसी स्थिति होगा जिसकी जानकारी मंगाएं ऐसा करके। तो उसके बाद जो भी होगा वो आगे की कार्रवाई करेंगे। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कुरुक्षेत्र अनाज मंडी व आसपास खुले आसमान के नीचे बरसात में हजारों क्विंटल धान बरसात में भीगा। इस बार बरसात में किसानों पर बरसात ने कहर बरपाया हुआ है। पहले जब धान लगाया गया था तब बारिश ने कहर बरपाया था और अब धान की फसल को खराब कर दिया था। इसके बाद अब जब धान की फसल अनाज मंडी में पहुंची तब भी बरसात कहर बनकर बरस रही है। और वहीं जिन किसानों के अभी तक धान नहीं कटे उनको भी बड़ा नुकसान होने को है। जिन किसानों का धान अनाज मंडी में पहुंच चुका है उनको भी बरसात ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जो यहाँ ये 17 मॉइस्चर की कह रहे थे भाई सरकार 17 मॉइस्चर लेगी, ईवीएम मेरे ख्याल से 30 मॉइस्चर हो गया होगा इसमें। ईवीएम भी सरकार का भी नुकसान है और आढ़ती का भी नुकसान है। जब तो मतलब हम जिम्मेदारी ना मार दिए कि भाई हम तो 17 मॉइस्चर की लेंगे, ऐसी ले उसका का ले, ईवीएम गिल्ली होगी, किसकी गलती से? सरकार की गलती से। सरकार पर भी कुछ ना कुछ कट लगना चाहिए। तो मतलब जैसे बागा माना और भी बोना है, आलू बो रखे थे मैंने, कल ही बोए, आज बारिश होगी पटाखा मारेंगे। वहाँ जिन्हें पहला बो रखे पानी दिया था उनके भी पटाखा मारेंगे, खराब हो गए सारा।
आगामी 2 महीने तक तो फसल नहीं बो सकते अपनी। धान का तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है जी। कल से मंडी में पहले ही स्ट्राइक रखी थी आड़ती और यूनियन ने कल से उठान बंद कर दिया था। उस वजह से किसानों ने कल भी नहीं कटवाई। आज सुबह से 5 बजे से बारिश थी जी, बहुत ज्यादा बारिश हुई है। सारी फसलें गिर के नीचे बुरा हाल हो गया। और यहाँ देख लो आप, कुरुक्षेत्र अनाज मंडी गए सड़कों पे पड़ी है, यहाँ भी बुरा हाल है। किसान का तो मरना ही मरना है जी, किसान तो खत्म है पहले। आशा वर्कर्स, बिजली, आंगनवाड़ी कर्मचारियों के बाद अब प्रदेश के सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सफाई कर्मचारी और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी ने नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले रोहतक के पुरानी ITI ग्राउंड में एकजुट हुए। प्रदेश के सफाई कर्मचारियों ने सरकार से समझौता होने के बाद मांगे मान लेने के बाद भी लागू नहीं किए जाने से नाराज आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस आक्रोश रैली के माध्यम से प्रदेश सरकार को जगाने का काम किया गया। साथ ही अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन की घोषणा कर दी गई है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आगामी आंदोलन की घोषणा की है। ये नगर पालिका कर्मचारी संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के तत्वाधान में आक्रोश रैली का आज आयोजन किया गया है। इसमें 60 नगर पालिका, 22 नगर परिषद और 11 नगर निगमों के कर्मचारियों के अलावा 89 दमकल केंद्रों के कर्मचारी और सरकारी अर्ध सरकारी निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशन और ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी इस रैली में शामिल हुए हैं। सरकार ने सफाई कर्मचारियों के साथ में भारी अन्याय किया है। रेगुलाइजेशन 10 सालों में नहीं की और इनका जो वेतन निर्धारित किया था उसको भी घटा करके 10,000 रुपये कर दिया। सफाई कर्मचारियों में अलग अलग कैटेगरी बना दी, जबकि सभी सफाई कर्मचारी एक जैसा सामान्य काम करते हैं। रेवाड़ी शहर में त्योहारी सीजन शुरू होते ही नगर परिषद की टीम भी एक्शन मोड में आ गई है। अधिकारियों ने बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत कर्मचारियों ने जिस भी दुकान के बाहर सामान रखा पाया उसे कब्जे में ले लिया। कई जगह दुकानदारों को चेतावनी देकर भी छोड़ दिया गया। अधिकारी पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई करते दिखे। टीम के साथ 2 बड़े ट्रैक्टर और जेसीबी मौजूद रही, तो वहीं जब्त किए गए सामान को ट्रैक्टर में रखकर नगर परिषद भेजा गया। इतना ही नहीं, कुछ दुकानदारों के चालान भी काटे हैं। अंबाला में डोमेस्टिक एयरपोर्ट का शिलान्यास होने की खुशी में अंबाला की जनता खुशी से झूम उठी और सदर बाजार में आतिशबाजी चलाकर अपनी खुशी का इजहार किया है। इस मौके पर बाजार के दुकानदारों के अलावा भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। भाजपा नेता राजीव गुप्ता डिम्पल, सुरेंद्र तिवारी, साहिल अग्रवाल, पप्पू बहल के साथ ही कई अन्य लोगों की भी मौजूदगी रही है। प्रांतीय सरकार के द्वारा आयोजित खेल वतन पंजाब को लेकर खिलाड़ियों में पूरा उत्साह है। गुरदासपुर की बेटी कृतिका ने मोहाली में जिम्नास्टिक मुकाबलों में 5 गोल्ड मेडल जीतकर परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। अब उनका लक्ष्य ओलंपिक में पदक जीतकर देश का नाम रोशन करना है। कृतिका ने कहा कि कड़े संघर्ष के बाद उन्होंने मोहाली में आयोजित प्रतियोगिता में 5 पदक जीते। 3 दिन तक चली इस प्रतियोगिता में उन्होंने ऑल राउंड टीम इवेंट, टर्निंग टेबल, फ्लोर एक्सरसाइज और बार एक्सरसाइज में स्वर्ण पदक जीता है।
ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਲੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ? ਖੇਡਾਂ ਵਚਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ? 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ 5 골ਡ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਦਾ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਲਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਅਨਿਵਨ ਬਾਰ, ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। 5 골ਡ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ? ਟਫ ਸੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ। ਕਿੰਨਾ ਟਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ? ਟਫ ਸੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਪਰ ਠੀਕ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕੋਚਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ? ਕੋਚਿਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਣ। अचानक ही मौसम ने बदलाव लिया और बारिश होने से सर्दी का आगमन भी दिखाई दे गया है। बीती देर रात से पंजाब के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई तो वहीं कई जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई है। वहीं दूसरी ओर मेजा मैदान की फसल की बोरियों के अंबार लगे हैं जो खुले आसमान में भीगे और अभी भी घने बादल छाए हैं। मंडियों में लिफ्टिंग न होने से लाखों बोरियां बारिश में पड़ी हैं। भले ही सरकार मंडियों में हर तरह के पुख्ता इंतजाम होने की बात कर रही हो, लेकिन मंडियों में बारिश के चलते किसानों और लेबर की चिंताएं बढ़ गई हैं। जो ये बेमौसमी बारिश पई है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੱਟਾ ਪਿਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਗੱਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2.5 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜੋ ਧਾਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ 2.5 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਧਾਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ 2.5 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਔਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇੰਨੀ ਬੇਕਦਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਣੀ ਖੜ ਗਿਆ, ਘਰ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜੇ ਬਾਅਦ ਸੂਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਸੂਰ ਪੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪੱਲੇ ਅੱਧ ਪੈਣਾ ਜੀ ਝੋਨੇ ਦਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੋਰੀ ਬਹੁਤ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਪਈ ਬੋਰੀ, ਜੇ ਇਹ ਬੋਰੀ ਚੱਕੀ ਜਾਊ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਝੋਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਝੋਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਝੋਨਾ ਪਿਆ, ਢੇਰੀਆਂ ਢੁੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਾਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਢੁੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।